हेलो एवरीबॉडी। सो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार उसे ब्रीफली हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, हमने एनर्जी निकाली थी, एनर्जी हमने निकाली थी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, जो कि आई थी Bj+1। ठीक है, ये एनर्जी आई थी। अब अगर हम यहाँ पे इसके एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करें तो J इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0, J इज इक्वल्स टू 1, J इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे इनकी एनर्जीज को हम एक और बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, E0 की जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो आती है 0, और यहाँ पे सिंपली आपको J की वैल्यू पुट करनी है। जितनी भी जिस भी एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं उसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे और उसकी फिर EJ की वैल्यू उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, मैं E1 कैलकुलेट कर रही हूँ जो कि आता है 2B, E2 आता है 6B एंड E3 इज 12B। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांजिशंस कौन से पॉसिबल हैं। ट्रांजिशन से मतलब कि यहाँ वाला J इज इक्वल्स टू 0 से J इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है क्या, या फिर हम यहाँ पे इस तरह से भी आ सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी आ सकते हैं। मतलब किस तरीके की ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है वो हमें पता होना चाहिए अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं सिलेक्शन रूल्स। तो सिलेक्शन रूल्स यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो, इसका सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-1। अब देखो, ये प्लस कब आता है माइनस कब आता है ये भी समझ लो। दो प्रोसेसेस हो सकती हैं, एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन, है ना, दो ही प्रोसेसेस हो सकती हैं। अब देखो, एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब किसी लोअर एनर्जी जो लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, J की वैल्यू 0 to 1 यहाँ पे जा रही है। और जो डेल्टा J होता है वो होता क्या है, J फाइनल माइनस J इनिशियल। अब यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है 1, और जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है 0। तो ये देखो, ये पॉजिटिव आया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है एब्जॉर्प्शन के केस में। तो और अब हम बात करते हैं एमिशन की। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो प्लस, मैं सिर्फ अभी प्लस माइनस वाली चीज़ बता रही हूँ, +-1 पे अभी हम आएंगे। देखो, अब यहाँ पे माइनस कब आ सकती है, एमिशन, कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आए तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 2 to 1, ये वाला मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा J क्या हो जाएगा, J फाइनल माइनस J इनिशियल, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है एमिशन के केस में वो हमने लिया है 2 to 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो इनिशियल है वो तो 2 है और फाइनल 1 है, तो 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे इस केस में ये नेगेटिव आता है। अब प्लस माइनस के आगे क्या लिखा हुआ है 1, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजिशन जो होगा वो कंटिन्यू टू एनर्जी लेवल्स जो कि कंटिन्यू प्रेजेंट होंगी उन्हीं के बीच में हमेशा होगा। मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है ये कभी नहीं हो सकता, ये वाला जो ट्रांजिशन है ये कभी नहीं हो सकता। ट्रांजिशंस हमेशा कौन से होंगे, जो कंटिन्यू दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं से जो डेल्टा J की वैल्यू है वो हमेशा प्लस या -1 आएगी। क्लियर, हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से यहाँ नहीं करवा सकते, यहाँ से वहाँ नहीं करवा सकते। क्लियर हुआ, सिलेक्शन रूल से हमने देख लिया ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अब ट्रांजिशन का पता चल गया तो ट्रांजिशन एनर्जी भी पता होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन एनर्जी अब हम इसमें देखते हैं। देखो, ट्रांजिशन एनर्जी
सबसे पहले ट्रांजिशन एनर्जी के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजिशन अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो जो जे इनिशियल है उसको तो हम जे ले लेते हैं, और जो जे फाइनल होगा उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं J+1। ठीक है, हमने ऐसा माना है कि J से J+1 में ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने कोई ऐसे एनर्जी लेवल नहीं लिया अभी कि 1 से 2 में हो रहा है, हमने यहाँ पे जनरल वे में लिया है, जिससे कि एक फॉर्मूला निकल कर हमारे पास आ जाए और हम उसे याद करके किसी भी ट्रांजिशन एनर्जी को कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखो डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा, जैसे डेल्टा जे हो रहा था, डेल्टा जे फाइनल माइनस जे फाइनल माइनस जे इनिशियल, उसी तरह से डेल्टा ई भी क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ई की वैल्यू तो यहीं पे लिखी हुई है और ये हमें याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे फाइनल पे आते हैं, फाइनल के लिए जे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, J+1 में। तो यहाँ पे जे की जगह देखो मैं J+1 लिख रही हूँ। यहाँ पे जब मैं J+1 लिखूँगी ना तो J+1+1 ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे माइनस J+1। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, Bj+1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो Bj+1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, J+2, यहाँ पे क्या बचेगा, B तो कॉमन आ गया और J+1 भी कॉमन आ गया, तो J बचा सिर्फ। तो ये क्या आ जाएगा, B सिर्फ ये, इससे ये कैंसिल, 2 बचेगा, 2 को आगे ले आते हैं, 2Bj+1। ये आ गई ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी कितनी आती है, 2Bj+1। अब यहाँ पे ये जो J है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये J जब हमें न्यूमेरिकल दे दिया जाता है ना तो बहुत गलतियाँ होती हैं। ये J की वैल्यू ही हम गलत ले लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। जैसे हमें ट्रांजिशन इस तरह से दिया होता है कि 0 से 1 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, इस तरह से हमें ट्रांजिशन दिए होते हैं। तो कई बार हम क्या याद कर लेते हैं कि जो लोअर वाला होगा, जो लोअर वाला J वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी होती है। अगर हमने ऐसे याद कर लिया और क्वेश्चन हमारे पास आ गया एमिशन का, 3 से 2 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम 2 पुट कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको J को ऐसे याद रखोगे कि जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम वेयर दी ट्रांजिशन स्टार्ट्स। इस चीज़ को समझो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं 2 से 3 कराऊँ या 3 से 2 कराऊँ। अब जब 2 से 3 कराऊंगी तो इसकी वैल्यू 2 होगी J की, और जब मैं 3 से 2 कराऊंगी तो 3 होगी। ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रांजिशन वो J की वैल्यू वो आएगी जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। अब इससे आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी तो आप डायरेक्ट निकाल लो एक बार, तो जैसे 6B - 2B करोगे आप तो 4B आंसर आएगा। अब देखो हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं। हम इस ट्रांजिशन को ले रहे हैं, यहाँ से ये वाला ट्रांजिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रांजिशन के लिए J 1 से 2 है, और मैंने क्या बोला, जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा आपको वो लेना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2B पुट करोगे और J की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लोगे, 1 + 1। तो देखो आपका आंसर आएगा 4B, जो कि इनको माइनस करने पे भी वही आ रहा था और इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर वही आया है। ये हो गई इसकी ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है। अब जब ट्रांजिशन एनर्जी आ गई, अभी तक हमने जो भी बात की है एनर्जी लेवल्स की है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस पे। स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है ट्रांजिशन एनर्जी जो हमने निकाली है ना, ये जो ट्रांजिशन एनर्जीज निकाली हैं इनसे बनती है स्पेक्ट्रल लाइंस। अब यहाँ पे एक बार मैं थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो इनका गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे इनका गैप कितना है, 0 से 1, 2B - 0, ये गैप 2B है। यहाँ पे देखोगे 4B, यहाँ पे इनका गैप देखोगे तो 6B,
और अगर हम और ऊपर एक लेवल बना लेते हैं, देखो ये जो मैंने बनाया है ना, इसकी डिस्टेंस इतनी नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये दूर दूर बनते हैं बहुत। तो यहाँ पे ये जो E4 आएगा, E4 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। आप J की वैल्यू 4 रख दो, 4 4 + 1 5, तो यहाँ पे B × 4 एंड 4 + 1, तो यहाँ पे ये 4 है और 4 + 1 जब आप करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 5 आएगी, जो कि आएगी 20p। अब जब आप इनका डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे आएगा 8p। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब इस डिफरेंस से हम बनाते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इस टॉपिक को जो मैं अभी बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो अच्छे से समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे अब हम स्पेक्ट्रल लाइंस बना रहे हैं। देखो ये बनी 2p, ये हो गई 4b, सिक्स बी, 8b, 10b। ये मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई है, ये एनर्जी लेवल्स हैं और ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो आगे, अब स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप देखो आप, यहाँ भी कितना आएगा, 2b आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 2b आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 2b आएगा, इनका देखोगे तो भी 2b आएगा। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप कांस्टेंट है और जो कि कितना है, 2b है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा the spectral lines are equidistant to each other and is equals to 2b। मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइंस तो इक्विडिस्टेंट होती है, मतलब उनका गैप तो कांस्टेंट होता है, लेकिन एनर्जी लेवल्स का गैप कांस्टेंट नहीं होता है। तो एनर्जी लेवल्स को स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ मिक्स कभी नहीं करना है। स्पेक्ट्रल लाइंस अलग हैं, एनर्जी लेवल्स अलग हैं। क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है ना, तो आप न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से ये चीज़ देखो कि आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखी है या फिर एनर्जी लेवल्स पूछी है, ठीक है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी लेवल्स जब आप देख रहे हो ना, इनका ट्रांजिशन एनर्जी जब इसकी देखते हो आप, वो भी 2b आती है और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का गैप भी 2b आता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो क्लियर हुआ? ये चीज़ बिल्कुल सेपरेट रखो अपने माइंड में कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, वो है इनकी इंटेंसिटी। इन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो यहाँ पे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, जो कि मैंने अभी ड्रॉ की थी, जिनके बीच में गैप 2b था। तो उनमें क्या होता है, वो सारी लाइंस इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की इंटेंसिटी कम होती है। तो इस चीज़ को स्टडी करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, हमें सबसे पहले वो देखना चाहिए। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ट्रांजिशन
प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के। अब ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये किस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है डीजेनरेसी। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली होता क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये बताया कि किसी भी एनर्जी लेवल के लिए उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी jth एनर्जी लेवल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, तो वो इक्वल होते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KT के, ठीक है, ये इसने बताया। तो अगर अब मैं यहाँ पे तो NJ की बात हुई है, मैं यहाँ पे रेशियो निकालूँ, एक मैंने ज़ीरो लेवल ले लिया, मतलब J की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो है, तो वहाँ पे ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा EJ अपॉन KT, और नीचे जो ये E0 है, और E0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ज़ीरो होती है, तो ऊपर वाला टर्म तो अभी भी एज इट इज़ रहा, और नीचे जो ये है ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और e की पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा EJ अपॉन KT, ठीक है। इनका रेशियो कितना आया, NJ अपॉन N0 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KT के इक्वल। अब ये जो NJ अपॉन N0 है, इंटेंसिटी इसी के तो प्रोपोर्शनल आ रही थी, है ना, इसके तो प्रोपोर्शनल है, और इसकी वैल्यू इक्वल किसकी आ रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KT के इक्वल आ रही है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये बताया था, ठीक है। अब हम आते हैं डीजेनरेसी पे। देखो डीजेनरेसी क्या होती है। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो कि वहाँ पे एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स ऐसे प्रेजेंट हों जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। यहाँ पे हम लिख देंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर एनर्जी लेवल्स having same energy, ठीक है। डीजेनरेसी ये होती है। अब डीजेनरेसी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पहली बात तो हम इसे J से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2J + 1। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे G0 के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 × 0 + 1 आएगा। G1 के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 × 2 + 1 3। मतलब यहाँ पे जब डीजेनरेसी मैं J = 1 एनर्जी लेवल में देखूंगी तो वो 3 आएगी। 3 ऐसे एनर्जी लेवल्स वहाँ पे सेम एनर्जी के प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही आप G2 के लिए भी देख सकते हो, 5 आ जाएगी। ऐसे आप देख सकते हो, कितने भी देख लो ऐसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता क्या चला कि यहाँ पे जैसे जैसे हम J की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे डीजेनरेसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। अब हम ओवरऑल इंटेंसिटी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो आपने ये नोट कर लिया। अब आगे इसमें देखो, हम ओवरऑल इंटेंसिटी जो थी वो प्रोपोर्शनल आ रही थी NJ अपॉन N0 के, ठीक है। और ये इक्वल थी वैल्यू किसके, एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KT के। और जब हम J की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डीजेनरेसी पे, जो कि J की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम इसी के मल्टीप्लाई में इसको लिख देंगे 2J + 1। तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, NJ अपॉन N0
इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KT 2J+1। ठीक है, ये आया इसका रिलेशन। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम रिलेटिव पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेटिव पॉपुलेशन जब हमें पता है, इसकी रिलेटिव पॉपुलेशन जब पता है तो हम उसे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही इंटेंसिटी से रिलेशन होगा जो इससे आएगा। तो देखो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, J और NJ N0 के बीच में। यहाँ पे मैंने J वैल्यूज़ ली हैं और यहाँ पे मैंने NJ/N0 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है ना, इस टाइप से ये ग्राफ कुछ आता है। और ये जो हाईएस्ट पीक होती है इसको बोला जाता है J मैक्स। अब एक चीज़ सुनो, इसमें देखो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने मैथ्स में ये पढ़ा होगा कि किसी की भी मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देन ज़ीरो के इक्वल करते हैं, देन हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और ज़ीरो के इक्वल करते हैं। तो वही चीज़ इसमें होगी। अगर अब हम इसमें डबल डिफरेंशिएशन स्टडी करने बैठे तो बायो वाले स्टूडेंट्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट दोनों को ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो J मैक्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली याद की जाती है, किसी भी बुक में इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा है। तो इस J मैक्स की वैल्यू को डायरेक्टली याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए J मैक्स जो है वो डायरेक्टली याद किया जाता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लो, ये जो यहाँ पे जो EJ प्रेजेंट है इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। ओपन करके जब हम लिखेंगे हमें इसकी वैल्यू अच्छे से पता है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, देखो इसकी वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, NJ/N0 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। अब ये जो EJ है इसको मैं माइनस BJ+1 ऐसे लिख सकती हूँ, और ये जूल्स में है। ठीक है, ये वैल्यू किस में आई, और ये 2J+1 देखो E के साथ है मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंशियल के साथ है, इसके साथ नहीं है। अब मुझे इससे जब ये जो वैल्यू है, सॉरी दोबारा से देखो, ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर इनवर्स में हमें दी हुई है। अब मुझे इसको सेंटीमीटर इनवर्स से कन्वर्ट करना है जूल में। तो जब देखो मैंने आपको रिजिड रोटर कराया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्जन करते हैं तो HC से डिवाइड करते हैं। अब हमें उसका उल्टा करना है, तो हम HC से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, BHCJ+1 और ये 2J+1। क्योंकि मैंने ये इस फॉर्म में इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब इसका डबल डिफरेंशिएशन और J मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो इस फॉर्मेट में की जाती है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू लिख लो, KT/2HCB-12। इसमें ये जो -12 है ये अंडर रूट में नहीं है, ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अंडर रूट से बाहर है -12, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद ही किया जाता है। तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे कई न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे J मैक्स की वैल्यू पूछ ली जाती है। अब ये डेटा आपको वहाँ पे गिवन होगा, कुछ तो कांस्टेंट्स ही है, कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ तो आपको एग्जाम में हो सकता है दी हुई हो या फिर नहीं भी दी हुई हो। कांस्टेंट्स की वैल्यू हमेशा साथ के साथ आप याद करते चलो इसलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी में हम एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं कि हम किसी भी बॉन्ड लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, BJ+1। क्लियर, यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो होती है, अभी हम जूल में बात करें तो जूल में होगी h² / 8π² I।
ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे अब देखो सेंटीमीटर इनवर्स में भी मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ये h हो जाएगा और 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये मैं कैसे कर रही हूँ, रिजिड रोटेटर वाला वीडियो देखो और समझ जाओगे कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली HC से डिवाइड किया है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो ये I है ये होता है म्यू आर स्क्वायर, जहाँ पे ये म्यू होता है रिड्यूस्ड मास और ये जो R है इसी को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अब हमें इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो B की वैल्यू हो क्या जाएगी, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। ठीक है, इस B की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ एनर्जी वाली में, तो ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी और j प्लस 1। इसमें भी I को क्या है खोल के लिखो, बहुत ही बड़ी सी वैल्यू आएगी, है ना, ये वैल्यू आई बड़ी सी। अब देखो अगर न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, किस तरीके से हमें बॉन्ड लेंथ पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर हमें वहाँ पे B की वैल्यू गिवन है ना, और हमें एनर्जी का वहाँ पे कोई भी रोल ही नहीं है, सारी B की वैल्यूज़ हमें गिवन है और कुछ एक वैल्यू यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमसे पूछ ली, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, इस R स्क्वायर को इधर लाओगे और h अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू सी, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे R स्क्वायर है तो इसका पूरे का अंडर रूट भी होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल बनता है ये, बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप समझ जाओगे आपको ये छोड़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसकी बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे एनर्जी देकर पूछ ले तो यहाँ पे B की वैल्यू आप पुट कर देना ये वाली, और वही R स्क्वायर के इक्वल में आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब कुछ छोटे छोटे दो टॉपिक बचते हैं, फिर हम इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसकी क्लासेस को आप स्टार्टिंग से एक बार देख लें। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आप इसकी क्लासेस को स्किप ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।